रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टक्करों का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। प्रतिक्रिया तब होती है जब प्रतिक्रिया करने वाली अभिकारक में टकराने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है और वे उचित अभिविन्यास रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा, या कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा, कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन तब होता है जब वह उचित ऊर्जा के साथ और उचित अभिविन्यास, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर अभिविन्यास के साथ और एक पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त एनर्जी के साथ आपस में टकराते हैं। तब वे अभिकारक जो होते हैं वे उत्पाद उत्पन्न करते हैं या उत्पाद में परिवर्तन होता है। ऊर्जा अवरोध। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए टकराने वाले कणों के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रहेंगे वे, उनके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसी भी उनकी रिएक्शन से पूरा करने के लिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। प्रतिक्रिया करने वाले अणुओं की थ्रेशोल्ड ऊर्जा और औसत ऊर्जा के बीच ऊर्जा अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो आपके रिएक्टेंट का एनर्जी है वो, जो उसका रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है वह, और जो उस रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड ऊर्जा है जिसे देहली ऊर्जा भी कहते हैं, उसके बीच में जो अंतर होगा उसे सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक कोई भी अभिकारक सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेता, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस या एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वह उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता। अभिक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक अणुओं में इतनी ऊर्जा ना हो कि वे सक्रियता संकुल न बना सकें। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट बनने के पहले बनता है। जब तक किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि वह एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लें या सक्रिय संकुल बना लें, तब तक वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अभिविन्यास अवरोध। टकराव के समय टकराने वाले अणुओं को अपने उचित अभिविन्यास में होना चाहिए। ये हमने टक्करों के सिद्धांत के पहले डेफिनेशन में भी देखा था कि जब कभी भी दो अभिकारक आपस में उचित ऊर्जा रखकर टकराते हैं तो उनका जो टकराव है वो उचित अभिविन्यास में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो अभिक्रिया है वह पूर्ण नहीं होगी। इस एग्जाम्पल में यदि हम देखेंगे तो पहला वाला जो डायग्राम दिया गया है जिसपे ए अभिकारक और बी अभिकारक आपस में उचित अभिविन्यास के साथ टकराते हैं, जिससे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सक्रिय संकुल बनता है जो आगे जाकर उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि इसका अभिविन्यास ए और बी का अभिविन्यास में कोई चेंज आता है या बदलाव आता है या उचित अभिविन्यास टकराते समय नहीं होते हैं, नहीं रखते हैं, तब ये उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो ए और बी एक उचित अभिविन्यास में टकराव नहीं करते, इसीलिए इसे इनइफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है और यह एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। जब कभी भी उचित अभिविन्यास में टकराव नहीं होगा, जब कभी भी उचित अभिविन्यास में टकराव नहीं होगा, तब कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस अभिक्रिया में या इस टकराव के पश्चात हमें उत्पाद नहीं मिलते, बल्कि जो अभिकारक रहते हैं वह पुनः निर्मित हो जाते हैं। वे अणु जो टक्कर के बाद उत्पाद में बदलते हैं वे टकराने से पहले एक निश्चित ऊर्जा लेकर सक्रिय अणु बनाते हैं, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सक्रिय अणु पहले ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर को पार करते हैं, अर्थात क्रियाकारक उत्पादों के मध्य ऊर्जा अवरोध होता है। आगे डायग्राम में और अच्छे से देखेंगे कि जब कोई भी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा या सक्रिय अणु बनेंगे, वे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी को क्रॉस करते हैं, जिसे एनर्जी बैरियर या ऊर्जा अवरोध कहा जाता है। तब वे उत्पाद में
कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रियाकारक की ऊर्जा, इस ऊर्जा अवरोध के शिखर की ऊर्जा का अंतः ही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। क्रियाकारक जब तक ऊर्जा के इस शिखर तक नहीं पहुंचते तब तक सक्रिय अणु नहीं बन सकते या उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो लेवल दिया गया है ये आपके अभिकारक की ऊर्जा है। 0 से लेके जो ऊर्जा अवरोध या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो ऊर्जा है वह जो रहेगी वो देहली ऊर्जा या फिर रिएक्शन की थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाती। अभिकारक की ऊर्जा और देहली ऊर्जा में जो अंतर रहता है, जैसा हमने पिछले डेफिनेशन में भी देखा था, प्रतिक्रिया करने वाले अणुओं के थ्रेशोल्ड ऊर्जा और औसत ऊर्जा के बीच ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी अभिकारक की जो औसत ऊर्जा है, एवरेज एनर्जी है, और जो देहली ऊर्जा है उसमें जो अंतर आएगा, इतनी जो मात्रा है, यह जो मात्रा है, इतनी मात्रा, यह मात्रा आपके अभिकारक की औसत ऊर्जा है। और 0 से लेके इस पॉइंट तक जो एनर्जी है ये उस अभिक्रिया की देहली ऊर्जा है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इन जो एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, देहली ऊर्जा और अभिकारक की जो औसत ऊर्जा है उसमें जो अंतर रहेगा उसे ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा को ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा रोधिका भी कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई अभिकारक इतनी ऊर्जा न रखे कि वह इस ऊर्जा अवरोध या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस ना कर पाए, तब तक वह उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता। और यह है आपका उत्पाद की औसत ऊर्जा या फिर प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है। अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा में जो अंतर आता है उसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन के एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक बिहेवियर को दर्शाता है। आगे देखते हैं आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस ने विभिन्न प्रयोग के आधार पर स्थिरांक तथा परम ताप के मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार K इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ये ई का घात में लिखा जाएगा, ए टाइम्स ई का घात माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, जहाँ आपका K जो है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ए आवृत्ति कारक या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है, यह भी एक स्थिरांक होता है, जिसे आर्हीनियस कांस्टेंट या फिर आर्हीनियस स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। ई ए सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी। यह जो मात्रा है ई ए, वही उस इक्वेशन में यूज किया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। और टी परम ताप को दर्शाता है। जो आर है उसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। यदि इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। लॉग K इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। लॉग ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रूप में भी दे सकते हैं, जहाँ लॉग के आपका y है और लॉग ए जो आपका इंटरसेप्ट c है, और ई ए अपॉन 2.303 आर जो है आपका m है स्लोप, और जो आपका 1/t है वह है आपका x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के भी रूप में लिख सकते हैं, जहाँ लॉग के को अगर हम x एक्सिस पे दिखाते हैं और 1/t को अगर y एक्सिस पे दिखाते हैं, तो जो हमारा स्लोप है, जो ढाल है, वो ई ए अपॉन 2.303 आर हो जाएगा। और जो हमारा इंटरसेप्ट है, जो कि अंतःखंड है किसी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वह लॉग ए होगा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ई का पावर में है, ई के पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। यदि किसी अभिक्रिया के लिए दो भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 पर वेग स्थिरांक के मान K1 व K2 हो, यदि हम ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए लिया गया, पर
अगर एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर लिया जाए T1 और T2, तो उसके लिए जो वेग स्थिरांक आएगा वो K1 और K2 आता है। तब हम इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, log of K2 by K1 is equal to E upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसे इस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। यदि हम T1 टेम्परेचर पे जो आर्हेनियस का समीकरण है उसे लिखते हैं, तो नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E अपॉन R T1 प्लस नेचुरल लॉग A हो जाएगा। उसी प्रकार से T2 ताप पर जो वेग स्थिरांक है वह K2 हो जाता है, इसलिए आर्हेनियस समीकरण T2 ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए हो जाएगा नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E अपॉन R T2 प्लस नेचुरल लॉग A। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1, नेचुरल लॉग A और नेचुरल लॉग A एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ E अपॉन R T1 माइनस सॉरी ओके E अपॉन आर टी वन माइनस E अपॉन आर टी टू हो जाएगा। हमने 2 माइनस 1 किया गया, समीकरण 2 को 2 से समीकरण 1 को घटाया है। तो लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 हो जाएगा। नेचुरल लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन आर, यहाँ से E अपॉन आर और इससे E अपॉन आर को कॉमन ले लिया गया, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बचेगा। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पे नेचुरल लॉग को हमने लॉग के रूप में लिख लिया, तो लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। नेचुरल लॉग को यदि लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 इधर आगे मल्टीप्लाई होता है। इसी 2.303 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वह डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 को और यदि सॉल्व करेंगे तो वह हमें T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 मिलता है। तो अलग अलग ताप पर किसी भी अभिक्रिया का यदि वेग स्थिरांक K2 बाई K1 होता है तो उसे यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यदि हमें पता है कि T2 और T1 कौन कौन से दो अलग अलग ताप लिए गए हैं, उस अलग अलग तापों पर उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 और K1 यदि पता है, तो हम उस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसे निकाल सकते हैं। या फिर यदि हमें ताप पता है, दो अलग अलग ताप पता है, उस किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पता है, और इन तापों पर किसी एक वेग स्थिरांक का वैल्यू यदि हमें पता हो, तो दूसरे ताप पर उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा, इस आरेखीय समीकरण से हम उसे निकाल सकते हैं। तो यह आरेखीय समीकरण की उपयोगिता होगी। आगे चलते हैं, जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, उत्प्रेरण, जिसे कैटलिस्ट भी कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं किसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरे बिना रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बदल देता है, और इस घटना को उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, यानी ना तो वह रिएक्टेंट को बदलेगा, ना ही उत्पाद को बदलेगा, ना ही सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता को प्रभावित करता है, ना ही उत्पाद की सांद्रता को प्रभावित करता है, परंतु यह उत्प्रेरक जो होता है वह उस अभिक्रिया की गति को बदल देता है। या तो वह गति को बढ़ा देगा या फिर उस अभिक्रिया की गति को घटा देगा। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो यदि हम 2 मोल KlClO3 लेते हैं, यदि हम 2 मोल आई नहीं आना चाहिए ऑक्सीजन, जी ये KClO3 होगा। यदि हम 2 मोल KClO3 लेते हैं तो यह 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन देता है। जो टाइपोग्राफिकल एरर हो गया। उत्प्रेरक के रूप में इस अभिक्रिया के लिए MnO2 यूज किया जाता है। मैंगनीज ऑक्साइड यदि हम यूज करते हैं तो यह अभिक्रिया की जो गति है वह और तेज हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अभिलक्षण
उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के अंत में द्रव्यमान और रासायनिक संरचना में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक जो होता है उसका जो मास है, द्रव्यमान, और उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक संरचना, उत्प्रेरक का कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया के वेग को बदलता है, प्रतिक्रिया की गति को बदलता है। ना तो वह किसी रिएक्टेंट में चेंजेस लाता है, ना ही प्रोडक्ट में चेंजेस लाता है, और ना ही स्वयं किसी प्रकार से परिवर्तित होता है। आमतौर पर उत्प्रेरक की केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। एक थोड़ी सी मात्रा ही किसी भी अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने के लिए काफी होती है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया शुरू नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक का कार्य केवल प्रतिक्रिया की गति को बदलना है, जो पहले से ही एक विशेष दर पर हो रही हो। कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किसी चलते हुए प्रतिक्रिया को गति बदल सकता है, किसी भी चलते हुए प्रतिक्रिया की जो गति है उसे चेंज कर सकता है। उत्प्रेरक एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता है। एक डायनेमिक रिएक्शन में, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है वह उसके संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता है। कभी भी जो इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है वह किसी कैटलिस्ट के यूज करने से अफेक्ट नहीं होती। उत्प्रेरक आमतौर पर अपनी क्रिया में विशिष्ट रहता है। यदि इस क्वेश्चन में देखें, यदि इस डायग्राम में देखेंगे तो यह एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक केमिकल रिएक्शन का, जहाँ पे क्लोरीन और ओजोन और नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। तो इस पाथवे को फॉलो करके ये क्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। बिना कैटलिस्ट के जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो सक्रियण ऊर्जा है इस अभिक्रिया के लिए, वह E से दर्शाया गया। यह जो ऊर्जा में अंतर आई है, यह जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, ये बिना कैटलिस्ट के सक्रियण ऊर्जा को दर्शा रही है। परंतु यदि हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, यदि हम कोई उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो इसकी जो ऊर्जा अवरोध है, जो सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वह बहुत ही कम हो जाती है और रिएक्शन बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाती है। जितनी ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, प्रतिक्रिया पूर्ण होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा और उतना ज़्यादा मुश्किल होगी। परंतु यदि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है, वह जितनी ज़्यादा कम होगी, हमारे जो अभिकारक हैं उसे कम ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा अवरोध को क्रॉस करने के लिए, और जो उत्पाद है वह बहुत शीघ्र तरीके से या बहुत ही जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। उत्प्रेरक किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को कम करने का एक तरीका है, प्रतिक्रिया के मार्ग को बदलकर। कम सक्रियण ऊर्जा प्रतिक्रिया को तेजी से आगे बढ़ने देती है। उत्प्रेरण का वर्गीकरण यदि देखें तो उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं को दो व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एक समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही अवस्था में रहते हैं। यानी यदि आपके अभिकारक गैसियस फॉर्म में है तो उस अभिक्रिया में यूज किया हुआ कैटलिस्ट जो है वह भी गैस फॉर्म में होगा। जब ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। लेड चैम्बर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण। लीड चैम्बर प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला जाता है, और उसमें जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक यूज किया जाता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO। यदि ध्यान से देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है और जो ऑक्सीजन है वह भी एक गैस है। तो जितने भी अभिकारक हमने उपयोग किए हैं इस अभिक्रिया में, वह सारे के सारे एक अवस्था में, एक गैसियस अवस्था में।
उसी प्रकार से जो उत्प्रेरक भी यूज हुआ है वह भी एक गैसियस अवस्था में। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तब हम कह सकते हैं कि तब हम इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण या फिर होमोजेनस कैटालिसिस कह सकते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण उत्प्रेरक प्रक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में जानी जाती है। विषमांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम धातु या वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण, SO3 का फिर आगे उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। यदि देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस के रूप में यूज किया गया। परंतु जो धातु यूज हुआ है प्लैटिनम, वह एक ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। तो यदि देखेंगे तो अभिकारक और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया गया, जो उत्प्रेरक यूज किया गया है, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। इस प्रकार की जब कंडीशन या इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब उस कैटलिस्ट को या उस उत्प्रेरण को, उस कैटालिसिस को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहा जाता है। उत्प्रेरण के प्रकार क्या क्या है? पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा है स्व उत्प्रेरण, चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण, पांचवा अम्ल क्षार उत्प्रेरण और लास्ट है एंजाइम उत्प्रेरण। तो आइए पहले प्रकार धनात्मक उत्प्रेरण को देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण एक उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं जो किसी भी प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाने में सहायक होता है या फिर सहायता करता है, और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। जैसे कोलाइडल प्लैटिनम की उपस्थिति में जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 का रिडक्शन या फिर अपघटन होता है। प्लैटिनम की उपस्थिति में जो H2O2 है वह रिड्यूस होकर H2O और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यह एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में, क्योंकि जैसे ही हम प्लैटिनम यूज करते हैं H2O2 का जो अपघटन होता है वह और भी तेजी से होने लगता है। अगला देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर प्रतिक्रिया दर बढ़ने के बजाय धीमी हो जाती है। इन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक या अवरोधक कहा जाता है और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। इसे पॉइजनस कैटलिस्ट के रूप में भी कहा जाता है, पॉइजनस कैटलिसिस भी कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है या फिर जो गति है वह धीमी हो जाती है। एक कैटलिस्ट यूज करने पे, एक उत्प्रेरक यूज करने पे यदि किसी अभिक्रिया की जो गति है वह कम हो जा रही है तब उस उत्प्रेरक इस प्रकार की अभिक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया कहा जाएगा। वायु द्वारा सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण अल्कोहल द्वारा धीमा हो जाता है। यदि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं, परंतु हम उसके साथ यदि अल्कोहल ले लेते हैं तो यह जो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वह और धीमी होने लग जाती है। इसलिए अल्कोहल इस केमिकल रिएक्शन में एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और ऐसी अभिक्रिया ऐसे कैटालिसिस को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अगला देखते हैं स्व उत्प्रेरण। कुछ अभिक्रियाओं में यह देखा गया है कि अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों में से एक उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसे उत्प्रेरण यानी ऐसे कैटलिस्ट ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भी पार्ट लेते हैं और कैटलिस्ट का भी काम करते हैं या उत्प्रेरक का भी काम करते हैं, वैसे कैटालिसिस प्रोसेस को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। इस प्रकार के उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को स्व उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। वैसे यदि एग्जाम्पल देखें, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण में उत्पादों में से एक मैंगनीज सल्फाइड MnSO4 स्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह अभिक्रिया की गति को
बढ़ाता है। यदि ऑक्सैलिक एसिड का एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, तब हमें मैंगनीज सल्फेट का एक प्रोडक्ट मिलता है, MnSO4 उत्पाद मिलता है, जो इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। यानी जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है वह एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है तब इसे स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। प्रेरित उत्प्रेरण, जब एक अभिकारक दूसरी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, तो इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण में के रूप में जाना जाता है। सोडियम आर्सेनेट घोल हवा से ऑक्सीकृत नहीं होता। हालांकि अगर सोडियम आर्सेनेट और सोडियम सल्फाइड के घोल के मिश्रण से हवा को गुजारा जाए तो दोनों एक साथ ऑक्सीकरण से गुजरते हैं। इस प्रकार सल्फाइड ने आर्सेनेट को प्रेरित किया है और इसलिए इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन अगर सोडियम सल्फाइड ले लें, सोडियम सल्फाइड के साथ यदि उसे मिला लें, तब बहुत ही तेजी से सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार जो सल्फाइड है वह आर्सेनेट को प्रेरित करता है ऑक्सीकृत होने के लिए, इसलिए इसे प्रेरित उत्प्रेरक या फिर प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। अगला देखते हैं अम्ल क्षार उत्प्रेरक। अम्ल क्षार उत्प्रेरक एक रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने की प्रक्रिया है जिसमें एसिड या बेस उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में यदि एक रिएक्टेंट जो एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है या क्षार भी हो सकता है, यदि उस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में मददगार होता है या उसे अभिक्रिया की गति को बढ़ावा देता है, तब उसे अम्ल क्षार उत्प्रेरक या फिर उत्प्रेरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एसिड और बेस स्वयं प्रतिक्रिया में खपत नहीं होते, बल्कि प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रतिक्रिया तेज होती है। यदि एसिड के प्रेजेंस में जो ईस्टर है उसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं, तब हमें एक एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिलता है। इस प्रक्रिया में जो हमने एसिड यूज किया वह क्या हुआ है, एसिड यूज किया है या कोई बेस यूज किया है, यह जो केमिकल रिएक्शन है वो एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में कंप्लीट हो जाती है। तो एसिड और बेस स्वयं प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, परंतु यह एक कैटलिस्ट का काम करता है, इसलिए इसे अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहा जाता है। अगला देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम जीवित स्पीशीज में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संकुल यौगिक। एंजाइम मानव शरीर में होने वाली बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे पाचन क्रिया। एंजाइम को इसी कारण जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में बहुत टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जैसे C12H22O11 को यदि पानी के साथ मिलाया जाए तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में विभाजित कर देता है। इसी प्रकार से यदि हम ग्लूकोज लें C6H12O6 और उसमें जाइमेस एंजाइम अगर डाल दें तो हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ही वह क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वह एंजाइम हमें दोबारा फिर से मिल जाता है। इसी को एंजाइम कैटालिसिस या फिर एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। इसी के साथ जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर था वह समाप्त होता है।